दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 1968 में आई थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद 1986 जिसको 1992 में मॉडिफाई किया गया। अब 34 साल बाद आ रही है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और टीचर्स के लिए भी क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। पहला महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी रमेश पोखरियाल जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वो अब हमारे शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि इस बार जीडीपी इन एजुकेशन यानी शिक्षा में जीडीपी का लक्ष्य 6% तक रखा गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। आसान भाषा में समझें, देश में रहने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हर साल हर स्तर पर यानी हर क्लास पर अपना नामांकन करवाते हैं, उसी का जो मूल्यांकन होता है उसे हम GER कहते हैं। जैसे हायर एजुकेशन में हमारे देश का GER है 26.5%, सेकेंडरी स्कूलिंग में हमारे देश का GER है 50% और प्राइमरी स्कूलिंग में हमारे देश का GER है 100%। इसका मतलब कि देश का मात्र 26.5% विद्यार्थी ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाता है या हायर एजुकेशन कर पाता है। तो इस बार हायर एजुकेशन का GER को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है जो कि 50% तक रखा गया है। वहीं सेकेंडरी स्कूलिंग का लक्ष्य 100% तक रखा गया है। अब आते हैं स्कूल एजुकेशन में होने वाले चेंजेस पे। तो अभी जो सिस्टम है वो है 10+2 एजुकेशन सिस्टम, बट इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो सिस्टम आएगा वो होगा 5+3+3+4 सिस्टम। अब ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, तो जिसमें जो पहला 5 है वो है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूलिंग होगी, यानी प्री प्राइमरी क्लासेस जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होता है नर्सरी, LKG, UKG, उसी तरीके से इसको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है कि इसमें 3 प्री प्राइमरी क्लासेस होंगे और उसके बाद 2 प्राइमरी क्लासेस होंगे यानी क्लास 1 और क्लास 2। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3, 4 और 5 आएगा। और उसके बाद आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7, 8 और इसके बाद आता है 5+3+3+4। ये जो लास्ट 4 है इसमें 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासेस होंगे। इससे पहले 10th के बाद बोर्ड होता था, उसके बाद फिर अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए बच्चे जाते थे जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब ऐसा नहीं होगा। अब 8th क्लास के बाद ही बच्चा अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट चुन सकता है। हाँ, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे स्ट्रीम अब नहीं आएगा कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। अब जैसे आपको हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप हिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट को साथ में ले सकते हैं 9th के बाद ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये रखी गई है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदर टंग रखने की बात कही गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल स्टेज पे। मिडिल स्टेज है 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 में ज़्यादा ध्यान दिया गया है मगिंग अप से हट के एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे। मतलब जो हम लोग पहले रटते थे, रिमेंबर करते थे, इससे हट के हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट या फिर हमारा जो को करिकुलर एक्टिविटी है, जो वोकेशनल कोर्सेज है, उसको भी इक्वल वेटेज और उस पर भी फोकस करने की बात कही गई है। जैसे 6, 7, 8 में इंटर्नशिप की जो बात है, तो यहाँ पे इंटर्नशिप का मतलब क्या है। 6, 7 और 8 में जैसे मान लो किसी को सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, तो उसको जैसे समर वेकेशंस होते हैं उसी तरीके से उसको उस चीज़ के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू भी, कि सिंगिंग में आप किसी सिंगर के असिस्टेंस में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं या आपका जो भी को करिकुलर सब्जेक्ट है उसमें। इसके अलावा
जो 9, 10th और 11, 12th है, इसमें अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें सेमेस्टर सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम्स मतलब साल में 2 बार अब एग्जाम हो। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन में होने वाले चेंजेस। तो इस पॉलिसी से हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगे? तो जो पहला इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE नाम का एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर आपको BA में एडमिशन लेना है, BSc में एडमिशन लेना है, BCom में एडमिशन लेना है, किसी भी फील्ड में अगर आपको एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, तो आपको ये इंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे इंट्रेंस हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है इससे, जैसे नीट, ICR, इसलिए क्योंकि ये NTA पहले से कंडक्ट करवा रही है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में और क्या चेंज आया है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि जो CEE है वो 2 फेज़ में होगा। जो पहला है वो होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो दूसरा होगा वो आपने जो सब्जेक्ट्स चुने हैं उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो दूसरा टेस्ट होगा। और कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा चेंज लाया गया है, वो ये लाया गया है कि कॉलेज में डिग्री का जो है वो कंपल्सन नहीं होगा। मतलब आप अगर 1 साल करने के बाद किसी कारणवश आपको अगर कॉलेज छोड़ना पड़े, तो ऐसा नहीं कि अब आपको डिग्री नहीं मिलेगी कॉलेज की, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप 1 साल की इस कोर्स में आपने सर्टिफिकेसी की है, आपको सर्टिफिकेट मिला 1 ईयर का। अगर आप 2 साल करने के बाद किसी कारणवश कोई बच्चा कॉलेज छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा उस कोर्स में। और अगर 3 साल करने के बाद कोई कॉलेज छोड़ता है, या 3 साल करने के बाद आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप दूसरा कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको डिग्री मिलेगी। और 4 साल तक का कर दिया गया है। तो अगर 4 साल तक आपने कंप्लीट किया तो आपको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर कोर्स का जो कोर्स आप कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद डिग्री, और अगर 4th ईयर तक कंप्लीट किए तो डिग्री विथ रिसर्च। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हटाई गई है, MPhil। अब MPhil क्या होता है? जैसे BA किया, BA के बाद MA, और MA करने के बाद MPhil करना पड़ता था, तब जाके PhD कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब MPhil को हटा दिया गया है। और MPhil को हटा के अब क्या किया गया है, जैसे आपने 4 साल का कोर्स किया, पूरा 4 साल की पूरी डिग्री विथ रिसर्च कंप्लीट की, तो आपको मात्र 1 साल का MA करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधा PhD कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल की बस डिग्री की तो उसके बाद आपको 2 साल का MA करना पड़ेगा, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं। और क्रेडिट सिस्टम को वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब अगर किसी कंडीशन से कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो छोड़ देता है उस डिग्री को, और उसका मन करता है कोई दूसरे कोर्स में जाने का, या फिर किसी भी सिचुएशन के चलते वो डिग्री छोड़ देता है, तो उसकी जो वो फर्स्ट ईयर का जो उसको सर्टिफिकेट मिला है, या 2 साल करने के बाद उसको जो डिप्लोमा मिला है, तो उसका जो क्रेडिट है वो उसका बन जाएगा। अब इसके बाद अगर वो चाहे दोबारा वही कोर्स में वापस आने के लिए, तो वो उसको दोबारा शुरू से नहीं करना पड़ेगा, वो उसके बाद से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसका उतना क्रेडिट बना हुआ है। एक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम लाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएंगे। अब टीचर्स के लिए क्या चेंजेस लाए गए हैं? तो टीचिंग के लिए जो चेंजेस लाए गए हैं वो ऐसे हैं कि कोई स्टूडेंट अगर 12th के बाद ही अगर वो चाहता है कि वो टीचिंग फील्ड में जाए, तो उसको पहले 3 साल का जो पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता था, फिर B.Ed करना पड़ता था, वो नहीं, अब इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स का भी प्रावधान लाया गया है। मतलब 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स, मतलब 12th के बाद डायरेक्ट आप 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स कर सकते हो, उसके बाद टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। और एक कॉमन एंट्रेंस कर दिया गया है TET जो एंट्रेंस है, ये प्राइमरी स्कूलिंग के लिए भी और सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए। अब आते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट पे। तो मेरे ओपिनियन में इसका सबसे अच्छा मेरिट ये है कि ये जो रटने की टेंडेंसी है उसको कम करके, उसको हटा करके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की टेंडेंसी को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। और एक चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान दिया गया है स्टूडेंट के एंट्रेंस पे।
जैसे 9th के बाद अगर किसी को ह्यूमैनिटीज़ के एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और एक साइंस के सब्जेक्ट में, वो फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों को साथ पढ़ना चाहता है 4 साल, तो वो वैसे भी पढ़ सकता है। और एक जो प्रेशर और पैनिक हो जाता था स्टूडेंट्स में कि बोर्ड्स है 10th के बाद, उसके जगह पे सेमेस्टर सिस्टम हर 6 मंथ पे एक एग्ज़ाम किया गया है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसका एक जो डिमेरिट मुझे लगता है वो ये है कि मदर टंग लैंग्वेज को लाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर जो ट्रेंड में चल रहा है, जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, वो मदर टंग लैंग्वेजेस में कम और वो इंग्लिश में ज़्यादा हैं। पॉलिसी में ये जो लाया गया है, तो इसके साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उस लेवल तक इंफॉर्मेशन, उस लेवल तक टेक्स्ट बुक्स, उस लेवल तक इंटरनेट पे डिटेल्स अवेलेबल हो पाए उस मदर टंग लैंग्वेज में, ताकि बाद में किसी और मीडियम, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा, उससे कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा इस मामले में पीछे न रह जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, स्टूडेंट्स को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैंने इसकी इंग्लिश PDF और हिंदी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से ले सकते हैं।